see the doubt. CPP थर्ड आई के फोकस अभी तक तो सभी ने कंप्लीट कर ही ली होगी, फिर एनसीईआरटी हम लोग देख ही लेंगे बाद में। एनसीईआरटी तो लास्ट में देखेंगे एकदम आराम से। तो हम थे सीपीपी थर्ड। आई गेस सीपीपी थर्ड के पार्ट वन में किसी का कोई भी डाउट नहीं था। पार्ट वन में नो डाउट्स ना। पार्ट टू की स्टार्टिंग कर रहे थे हम, तो पार्ट टू में मेरे पास अभी एक डाउट आया है, दैट इज 7 क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 6, 3, 14, हो गए भाई सभी के सारे इसी में। चलो देख लेते हैं। 8th का आंसर मैच नहीं हुआ। हाँ 8th का आंसर गलत है। हाँ 8th का आंसर गलत है, शायद 4√2 पाई है वो। 8th के आंसर में 4√2 पाई है वो। ठीक है, 8th के आंसर में 4√2 पाई है वो। ठीक है, चलो चेक कर ही लेंगे वैसे। सेकंड, ओके चलो देख लेते हैं सेकंड का। -π/2 से π/2 x³ प्लस cos स्क्वायर x। तो भाई ये तो ऑड फंक्शन जीरो, ये तो ऑड फंक्शन जीरो, और ये इवन है। इवन के लिए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें इंटीग्रेशन ही कर देते हैं डायरेक्ट। कौन प्रॉपर्टी के पीछे दिमाग लगाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आसान ही है। दैट इज 1 + cos2x/2। 1 का इंटीग्रेशन x, cos2x का sin2x/2, 0 से π/2। π/2 पुट करूंगा तो पहला वाला π/2, और साइन π/2 की वजह से क्या हो जाएगा, साइन पाई। साइन पाई मतलब 0, माइनस π/2, फिर 0 पुट करेंगे, 0 पे 0, 0 0। आंसर इज π/2। सेकंड का आंसर π/2 है। ठीक है, 3/2 गलत है, वो π/2 ही है। ठीक है, थर्ड। थर्ड में एक्चुअली भाई गलती है छोटी सी। थर्ड में एक्चुअली क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x+x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x + x²। नीचे एक्चुअली दोनों टर्म सेम लिख गए हैं, पर सेम नहीं है वो। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये कुछ ये ऐसे है, ये कुछ क्या है इस तरह से। अब देखते हैं भाई, अब हमें चेक करना है ऑब्वियसली -1 से 1 में चेक करना है ना। तो -1 से 1 में चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसे, रेशनलाइज। क्या कर देता हूँ इसे, रेशनलाइज। रेशनलाइज मतलब नीचे वाले के उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। या ऐसे ही रहने देते हैं ऊपर वाले को होल स्क्वायर। 1 + x + x² - 1 - x + x²।
और नीचे वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं? क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, ऊपर वाला होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा, 1 से 1 कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे 2x। वैसे तो डायरेक्टली भी दिख रहा था यार, ये तो करने की जरूरत नहीं थी वैसे मुझे, ये मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली दिख रहा था, डायरेक्टली दिख रहा था, करने की जरूरत ही नहीं है ये। ठीक है, या कर भी लिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, कर भी लिया तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ना। एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा -2 होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लो, ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये a माइनस बी है, ये b माइनस है, ये तो सेम ही बात है, ऊपर वाला टर्म तो। नीचे वाला एक दूसरे का नेगेटिव हो गया, मतलब फंक्शन एक तरीके से कैसा हो गया, ऑड फंक्शन, मतलब फंक्शन एक तरीके से कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन है तो रिजल्ट तुम्हें पता ही क्या होता है। और ये डायरेक्टली दिख रहा था, एक्चुअली रेशनलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं मैंने रेशनलाइजेशन क्यों किया, काफी बार ये हो जाता है ना, रेशनलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। इसका ऑड इवन चेक करना है ना, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, इस तरह का कोई सीन बनेगा ऊपर, 1 तो ऐसे ही एक्स की जगह पे माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स डालने से कोई फायदा ही नहीं होता, और नीचे बनेगा इस तरह का सीन, एक्स की जगह पे माइनस एक्स। तो साफ दिख रहा है, न्यूमरेटर तो सेम ही हो गया, उल्टा सीधा, और ये उल्टा सीधा हो गया, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, तो मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, और ऑड फंक्शन का आंसर इज करेक्ट। 7 8 6 -π/2 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos x mod sin x dx। तो भैया पहले तो इवन और चेक करेंगे ना, पहले क्या चेक करेंगे, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, x की जगह पे माइनस एक्स डालो, कॉस में तो फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस एक्स डालो तो एक्स ही रहता है, और साइन में फर्क तो पड़ता है बट मॉड की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ता है बट मॉड लगा हुआ है तो मॉड की वजह से नो चेंज। इवन फंक्शन है दैट मीन्स हम इसे ये लिख सकते हैं, पहले तो ये देखो ये सभी को समझ में आया या नहीं। -a से a दिखते ही मैंने प्रॉपर्टी यूज की इवन ऑड वाली, और फिर मैं यहां तक पहुंच गया। अब मॉड हटाना है भाई, अब क्या करना है, मॉड हटाना है या नहीं हटाना, मॉड हटाना पड़ेगा तभी कर पाएंगे सॉल्व। तो भाई एक बात बताओ, 0 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना, लास्ट टाइम मॉड का डिस्कस किया था मैंने, कि मॉड जहां पे ब्रेक होता है वहां पे वो 0 के इक्वल देता है, तो क्या 0 से π/2 में कहीं पे साइन एक्स 0 के इक्वल होगा, सोच के देखो, नहीं होगा, इसका मतलब ब्रेक ही नहीं होगा,
या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 0 से π/2 में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब मॉड का तो कोई मतलब भी नहीं बनता, मॉड लगाने से कोई फायदा ही नहीं है। मॉड का मजा तो तब आता है ना जब नेगेटिव बने, पॉजिटिव के लिए क्या मॉड की जरूरत। बस हो गया काम। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है। तो दिख रहा है cos x को t मानेंगे, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी। पुट करता हूँ, ट्वाइस ये हो जाएगा √t और ये हो जाएगा माइनस डी। साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, √t हो गया। और cos 0 डाला जब तो 1 मिला, और π/2 डाला तो 0 मिला। √t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 0। तो ये हो गया -4/3, 0 माइनस, आंसर इज 4/3। देखो भाई क्लियर हुआ या नहीं। -a से a देखा, पहले प्रॉपर्टी लगाई, फिर मॉड हटाने की भी जरूरत आई ना, मॉड है तो हटाने की जरूरत आई। -½ से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस log ऑफ 1 + x अपॉन 1। तो भाई एक बात तो दिख ही रही है साफ, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये वाला फंक्शन ऑड होता है। ऐसा एक क्वेश्चन हम क्लास में भी कर ही चुके हैं, लॉग में इस तरह का +-1 वाला फंक्शन कैसा होता है, ऑड। तो ये तो हो गया 0, मतलब क्वेश्चन हमारे पास केवल इतना सा बचा। हाँ कि ना, इतना ही बचा क्वेश्चन। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन दोनों के बीच में कहाँ पे इंटीजर बनेगा, 0 पे बनेगा। कहाँ पे इंटीजर बनेगा, 0 पे। भाई -½ से हाफ के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सेम वैल्यू तो देता नहीं, कहाँ कहाँ ब्रेक होगा। एक तो -½ से 0 में ब्रेक होगा, तो -½ से 0 में इसकी सेम वैल्यू है, कांस्टेंट है एकदम, दैट इज -1। और 0 से हाफ में भी इसकी सेम वैल्यू है एकदम कांस्टेंट, दैट इज 0। तो ये बात समझ में आई या नहीं। कब इंटीजर बनेगा ग्रेटेस्ट, वहां पे वो ब्रेक होता है जहां पे अंदर वाला टर्म इंटीजर बनता है। तो ये कहाँ पे इंटीजर बनेगा, 0 पे। इसके बाद आई गेस सिंपल है, -1 x -½ से 0, ये वाला तो हट ही गया, -1 और हाफ हो जाएगा, आंसर इज -½ देखो बैठा है या नहीं समझ में। ठीक है, प्रॉपर्टी 7 यूज की है थोड़ी सी ना, प्रॉपर्टी ये यूज करने के बाद इसमें थोड़ा सा 7th प्रॉपर्टी का भी मिक्सचर है, इसीलिए जब 7th प्रॉपर्टी का बेसिक हो गया था तभी मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिए थे। सेवन्थ के बाद 8, -√2 से √2, 3x⁴ प्लस 4x⁴ -5x⁵ अपॉन x² प्लस 2। हाँ, इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है एक्चुअली, वो पाई डिवाइड में नहीं है, पाई मल्टीप्लाई में। पाई डिवाइड में नहीं है, पाई मल्टीप्लाई में। ठीक है,
तो देखो ये तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड करूंगा तो ये वाला ऑड में चला जाएगा 0, ये वाला भी ऑड में चला जाएगा 0। अभी डिग्री ज्यादा है, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4x²। तो 4x⁴ प्लस 8x², सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 8x² माइनस, ये आएगा -8, ये आ जाएगा -8x² और -16। फिर दोबारा से सब्ट्रैक्ट करूंगा 16। तो भाई कुछ ऐसा सीन आएगा, 4x² -8 प्लस 16/x² प्लस, चेक कर लो। क्या किया मैंने, डिवाइड कर, तो -√2 से √2, 4x, सॉरी इवन फंक्शन हो गया ना तो मैं ट्वाइस ही लगा देता हूँ ना, बेटर। इवन फंक्शन हो ही गया जब, तो मैं ट्वाइस ही लगा देता हूँ, और फिर प्लस ट्वाइस 0 से √2, और ये अपना हो जाएगा 16/x² प्लस 2d। देख लो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से 4 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो गया 8, और ये हो जाएगा x³ माइनस 2x, 0 से √2, प्लस ये हो गया 32, और 1/x² प्लस a² दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a, 0 से √2। ये हो जाएगा 8 2√2/3 माइनस 2√2, 0 के लिए 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 32/√2, और ये tan इनवर्स √2/√2 दैट इज tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस, और 0 पे तो 0, तो π/4। तो ये 4 से 8 टाइम्स, और ये √2 से 4, तो ये हो गया 4√2π, और ये 2√2 तो बाहर आ गया, 16√2, 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3 प्लस 4√2π। तो पाई वो नीचे नहीं है, पाई ऊपर है, और बाकी मैच हो रहा है। तो देखो भाई, हो गया क्लियर या नहीं। करेक्ट ना। -1 से 1 x³ प्लस x⁵ प्लस x² प्लस e⁻x प्लस tan 2x प्लस a⁻x। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू आ रहा है तो लीव कर लो, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्ड लगाया ना मैंने। तो जो जो ऑड है उनको हटा दें, जो जो ऑड हैं वो 0 हो जाए। बाकी तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ही कर सकते हैं, बाकी तो क्यों दिमाग लगाएं, इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। x³/3 e⁻x का e⁻x, e⁻x का e⁻x/ln, -1 से 1, 1 पुट किया 1/3 प्लस e प्लस a/ln, -1 पुट किया तो -(-1/3
प्लस 1/e प्लस ई की पावर -1 ना 1/e, और ये 1/a बस सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़े तो सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है ना। -14 -पाई से पाई ई की पावर sin x प्लस ई की पावर sin x प्लस ई की पावर -साइन। तो भैया चेक करोगे तो ना तो ये ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है, पावर की वजह से, क्योंकि x का टर्म पावर में है, तो पावर की वजह से ना तो ये ऑड फंक्शन है और ना ही ये इवन फंक्शन है। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का बेसिक पार्ट यूज करेंगे, दैट इज व्हाट, 0 से पाई एफ एक्स। प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग वाला पार्ट मैंने बताया था, एक क्वेश्चन भी कराया था कि अगर नाइदर इवन नॉर ऑड वाला कंसेप्ट आए तो कैसे करना है। प्लस एफ ऑफ -x, एफ एक्स 0 से a, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x, तो प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग वाला पार्ट। एफ ऑफ -x, साइन ऑफ -x हो जाएगा -साइन, ये हो जाएगा e की पावर -साइन, और ये हो जाएगा e की पावर साइन। देखो समझ में आया या नहीं। फर्स्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, नाइदर इवन नॉर ऑड की कंडीशन में हम लोग प्रॉपर्टी का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है दैट इज दिस, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यही यूज किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x। अब सभी को आई गेस ये बात दिख रही है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेते समय न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर भी चेक कर लो, सेम बन जाएगा। सेम बन जाएगा तो कट हो जाएगा, कट हो जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा। देख लो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। सो आई गैस सीपीपी थर्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा ये वाला भी इंक्लूड हो गया, प्रॉपर्टी 7 का भी थोड़ा बहुत पार्ट। प्रॉपर्टी 7 के एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें। मॉड के तो मैंने काफी सारे करा दिए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के कर रहे थे हम कुछ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक बेसिक वाला देखा था, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा। हमने किया था ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x वाली बात किसको समझ।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x है। अब अगर कोई सोच रहा होगा कि सर 1 से 2 ले लेते हैं, सपोज करो कोई सोच रहा है, तो भाई सोच के देखो ना, 1 से 2 में तो ये अंदर वाली वैल्यू कैसी मिल रही है, 2 से 4 तक मिल रही है ना, तो फिर तो दिक्कत हो गई ना। 2 से 4 में तो दो वैल्यूज मिलती हैं, 2 भी मिलती है और 3 भी मिलती है। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ब्रेक करना है कि इंटीजर पे ब्रेक हो, या फिर ऐसे कर लो बिल्कुल 2x को टी लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू दैट। बिल्कुल, या तो ये भी कर सकते हो, या तो ये भी कर सकते हो, 2x को टी लेट कर। पहले नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल समझो। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक है, तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से 6 तक होगी। तो ये ब्रेक कहाँ कहाँ पे होगा, 2x कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। 2x 4 बार इंटीजर बन रहा है, 2x 3 पे भी ब्रेक हो रहा है, जब 2x की वैल्यू 3 के इक्वल है, जब 2x की वैल्यू 4 के इक्वल है तब भी ब्रेक हो रहा है, 2x की वैल्यू 5 के इक्वल है तब भी ब्रेक हो रहा है। तो 2x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कब मिलेगी, जब 1 से 3/2 है, x 1 से 3/2। अब देखो अब मैच हुआ है या नहीं। अब अंदर वाला देखो, x की वैल्यू पे 2 से 3 के बीच में मिल रहा है। अब देखो अंदर वाला 2 से 3 के बीच में मिल रहा है, 2 से 3 के बीच में मिल रहा है, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। जब 2x की वैल्यू 3 से 4 है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 3/2 से 2। 2x की वैल्यू जब 3 से 4 है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 3/2 से 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की वैल्यू 3dx। जब 2x की वैल्यू 4 से 5 है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 2 से 5/2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। जब 2x 5 से 6, मतलब x की वैल्यू कहाँ कहाँ तक है, 5/2 से 3। तो ऐसे ब्रेक होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, 2x जहां पे इंटीजर होता है, जहां पे 2x इंटीजर होता है वहां वहां पे ब्रेक होता है। तो 2x कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा, 3/2 पे भी होगा, 2 पे भी होगा और 5/2 पे भी होगा, इन तीनों वैल्यूज में। तो इन तीनों वैल्यूज पे ब्रेक होगा, कैसे भी समझ लो जैसे तुम्हारा मन करे। जैसे मॉड जहां पे 0 के इक्वल होता है वहां पे ब्रेक होता है, एट द सिमिलरली जहां पे 2x इसके इक्वल होता है वहां पे ब्रेक होता है, इंटीजर के इक्वल। तो 2x कहाँ कहाँ पे इंटीजर बनेगा, 3/2 पे, 2 पे और 5/2 पे। देखो वहीं पे ब्रेक किया है मैंने, 3/2 पे ब्रेक हुआ है, 2 पे ब्रेक हुआ है और 5/2 पे ब्रेक हुआ है। मतलब 1 से 3 में 3 पार्ट्स पे ब्रेक। अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे आगे तो, या ऐसे भी कर सकते थे, बात वही पर। 2x को t मान लो, dx क्या हो जाएगा, dt/2। तो 1/2 dt, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, और x की जगह पे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। अब 2 से 3, 3 से 4, 5, 4 से 5, 5 से 6, अब ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो हो ही जाएगा, हाफ बाहर है। 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 2। 3 से 4 में क्या होगी, 3। 4 से 5 में क्या होगी, 4। dt या dx फर्क तो कुछ पड़ता नहीं। और 5 से 6 में कोई भी मेथड लगा। आई गेस ये वाली बात समझ में आ गई है सभी को।
फाइनल आंसर खुद सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है? फाइनल आंसर या कर ही लेते हैं वैसे तो। ये हो जाएगा हाफ, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 5। 5 और 4 9 और 3 12 प्लस 2 14, 14/2 आंसर होगा 7। देखो इसी तरह से सेकंड वाला, ये x की वैल्यूज होती हैं, ये x की वैल्यू है, तो x अगर 1 से 2 है तो x स्क्वायर कहां से कहां होगा? 1 से 4। तो 3 बार ब्रेक होगा एक्स स्क्वायर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 कब होगी? जब x की वैल्यू क्या हो? 1 से √2। एक तरीके से √2 पे ब्रेक हो रहा है ना यार, अंदर वाला टर्म इंटीजर कहाँ का, या ऐसे डायरेक्टली भी सोच लो, 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर इंटीजर कब मिलेगा? √2 पे मिलेगा। √2 पे वैल्यू 2 हो जाएगी, √3 पे मिलेगा। इन दोनों के बीच वाली वैल्यूज होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में दो वैल्यूज है, √2 और √3, जहां पे एक्स स्क्वायर कैसा हो जाएगा? इंटीजर। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कैसे भी समझ लो, जैसे मन करे। 2 बार ब्रेक होगा, √2 पे और √3 पे। 1 से √2 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 से 2, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। √2 से √3 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 से 3। √2 से √3 में एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर दैट इज, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। √3 से 2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 3 से 4, और जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बस। ये प्रॉपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस और एडवांस टाइप के क्वेश्चन से प्रॉपर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, और बाकी लोग समझने की कोशिश नहीं करते। काफी लोग, लिमिटेड लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर समझने की कोशिश करते हैं, और जो काफी बार समझने की कोशिश करते हैं फिर उनको समझ नहीं आता। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं। खुद तुम उठा के देखोगे जब प्रीवियस ईयर के मेंस के अभी वाले क्वेश्चंस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस तुम्हें दिख जाएंगे, सिंपल ही दिखेंगे। ऐसा नहीं है सर गंदा सा फंक्शन आ गया तो कैसे करें। आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बहुत क्वेश्चंस। अब ये सॉल्व कर सकते हैं हम आगे, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा पहला वाला टर्म √2 - 1 प्लस ट्वाइस √3 - √2 प्लस थ्राइस 2 - √3। तो 6 - 1 से 5, √2 में से 2√2 गए तो -√2, और 2√3 में से 3√3 गए तो -√3। ये हो जाएगा आंसर इसका। मेन बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक करने वाली बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक करने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 8 इतनी काम नहीं आती, मेन प्रॉपर्टी नंबर 7 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें बची हैं हमारी। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टी नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 8 से पहले एक बात समझते हैं। हमने फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन में हमने एक टर्म पढ़ा था पीरियड।
फंक्शन में हमने एक टर्म पढ़ा था पीरियड। आई गेस याद है सभी को कि फंक्शन के पीरियड का क्या मतलब होता है कि जिस फंक्शन का जो भी पीरियड है उस इंटरवल में वो अपना ग्राफ या अपना नेचर सेम रखता है। जैसे हमने डिस्कस भी किया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड 1 होता है। हमने डिस्कस भी किया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है, जिसका हमने ग्राफ भी देखा था। इसका हमने क्या देखा था, ग्राफ भी। इस तरह का ही होता है। ऐसे ही आगे चलता है। तो पीरियड का मतलब यही था, जैसे इसका पीरियड 1 है तो उसका मतलब क्या था कि हर 1 इंटरवल में इसका नेचर सेम है। 0 से 1 में भी सेम है, 1 से 2 में भी सेम है, चेंज नहीं होता नेचर। जो वैल्यू 0.1 पे है वही 1.1 पे, वही 2.1 पे। तो ये बात हम लोग पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताओ कि जो एरिया 0 से 1 में होगा वही सेम एरिया 1 से 2 में भी होगा। जब सब चीज सेम है तो एरिया भी तो सेम ही रहेगा ना। हर पीरियोडिक वाले इंटरवल में एरिया भी सेम ही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। जो एरिया यहाँ पे है ए, वही एरिया हर इंटरवल में होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं तुम्हें सपोज करो पूछता हूँ 0 से 100 या 0 से 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा। सपोज करो मैं तुमसे पूछता हूँ 0 से 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा। तो तुम इसे अगर इस तरह से लिखते हो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और ऐसे ही करके 3 से 10, सॉरी 9 से 10, ऐसे ही चलता जाएगा 9 से 10। तो क्या मुझे एक बात बताओ, ये सारी वैल्यू सेम नहीं होंगी? क्या होगा, ये सारी वैल्यूज सेम नहीं होंगी। तो मैं इसे एक तरीके से ये लिख सकता हूँ ना, 10 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ एक तरीके से, 10 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है जिसका पीरियड हमें पता है टी के इक्वल है। भाई तुम्हें ये नहीं पता कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, उसका पीरियड टी के इक्वल है, कौन सा पीरियड है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं होगी, कर पाएंगे हम। तुम्हें पता है फंक्शन पीरियोडिक है और उसका पीरियड निकालना भी तुम्हें आता है, दैट इज टी। तो प्रॉपर्टी इज व्हाट, 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, n ऑफ 0 से t एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि हर t इंटरवल में पीरियड सॉरी एरिया कैसा होगा, सेम होगा। मतलब 0 से t, t से 2t, हर इंटरवल में एरिया कैसा होगा, सेम होगा। इसीलिए डायरेक्टली n को हम लोग बाहर निकाल के लिख देते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 8। बट इसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं। लेट्स सी द एग्जांपल।
अभी हम ये वाला एग्जांपल कर रहे थे, इसे ही कर लेते हैं, 0 से 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब भाई क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन देखने के बाद हमें क्या देखा कि यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 होता है। अगर ये बात हमें पता है तो हम उसमें एट्थ प्रॉपर्टी लगा के हम उसे क्या लिख सकते हैं, ये 10 × 1 हो जाएगा, एट्थ प्रॉपर्टी लगा के ये n हो जाएगा, तो n बाहर आ जाएगा। हमने देखा पीरियोडिक फंक्शन है और अगर बड़ा नंबर है तो हम उसमें इस तरह की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखो इसमें कोई दिक्कत। अब एक बात जो याद होगी तुम्हें, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के इक्वल होता है। तो ये हमने प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट की में पढ़ा है, और नहीं याद है तो अभी देख सकते हो। x की कोई भी वैल्यू ले लो 0 से 1 के बीच में, यू कैन सी दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x बराबर आएगा। x की वैल्यू तुमने ली 0.1, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.1 ही तो होगा। x की वैल्यू ली तुमने 0.2, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.2 ही तो होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पे हम x लिख सकते हैं। जैसे है ना, x अगर 0 से π/2 के बीच में है तो हम मॉड साइन x की जगह पे साइन x लिख सकते हैं। ऐसी बात है कुछ। अगर ऐसी बात है तो ये हो जाएगा 10 0 से 1 x dx। Now you know that how to solve this। 10 x square upon 2 0 से 1, तो ये हो जाएगा 10 × 1/2। आंसर इज 5। सो फ्रैक्शनल पार्ट के केस में ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, पीरियोडिक है जिसका पीरियड 1 होता है, और ये वाली प्रॉपर्टी अगर भूल गए तो हम यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। जीरो से 20 मॉड cos x dx। अब बात ये है, मॉड देख के अगर तुम सोचोगे कि भाई इसमें मैं थर्ड प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, सॉरी सेवंथ प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो भाई कितनी बार ब्रेक करोगे, नंबर तो बहुत बड़ा है। कितनी बार ब्रेक करोगे, नंबर तो बहुत बड़ा है। और अगर नंबर बड़ा है तो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए या याद होनी चाहिए, मतलब याद क्या, पता ही होना चाहिए कि मॉड ऑफ cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है, पाई। cos x का 2 पाई होता है, मॉड cos x का पाई होता है। cos x का क्या होता है, 2 पाई, मॉड cos x का क्या होता है, पाई। हम लोग कर भी, तो दैट मीन्स इसमें एट्थ प्रॉपर्टी लगा के मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 20 0 से पाई मॉड cos x dx। तो ये वाली बात समझ में आई या नहीं। अब भाई ये नहीं पता कि तुम्हें ये भूल गए हो, अगर मॉड cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है तो फिर अब आ जाता है हमारा सेवंथ प्रॉपर्टी। छोटा हो गया ना नंबर,
अब मॉड को भी तो हटाना है ना। मॉड कहाँ पे हटता है? जहां पे मॉड 0 के इक्वल होता है। बताओ cos x कहाँ पे 0 के इक्वल होगा? मॉड कहाँ पे हटता है? जहां पे cos x 0 के इक्वल होता है। कहाँ पे होगा cos x 0 के इक्वल? 90 पे, या यू कैन से दैट π/2। तो π/2 पे हम मॉड को ब्रेक करेंगे, तो 0 से π/2। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत ही नहीं है। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो मॉड कैसा ओपन होगा? नेगेटिव होगा। घबराने की बात क्या है उसमें? बस हो गया काम। 20 cos x का sin x 0 से π/2 माइनस cos x का अगेन sin x π/2 से पाई। सो 20 sin π/2 1 माइनस 0 माइनस sin पाई 0 माइनस 1, तो 1 + 1 2, आंसर इज 40। देख लो भाई, समझ लो। और देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और आंसर आ रहा है। डन। एक और एग्जांपल करते हैं फिर। एग्जांपल इज लाइक 0 से 50 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx। लेट्स सी कितने लोग करते हैं, कितने लोगों को याद है एक्चुअली पीरियडिक का। 0 से 50 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx। अगर आई गेस याद हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, और जो a के मल्टीप्लाई x के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उससे डिवाइड होता है, तो इसका पीरियड क्या होगा? हाफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड क्या होगा? हाफ। अब अगर पीरियड हाफ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 से 100 इंटू हाफ। 50 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? पीरियड पता लग गया, हाफ। बड़ा नंबर है, हमें तो एट्थ प्रॉपर्टी यूज करनी है। एट्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? एन टी, तो टी चाहिए। तो 50 को मैंने कैसे लिख दिया? 100 इंटू हाफ। नाउ इस प्रॉपर्टी से अब मैं 100 को बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे भी वही सेम थिंग अप्लाई होगी। 0 से हाफ में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x e की पावर 2x के इक्वल होगा इटसेल्फ। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x, तो 0 से हाफ में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x 2x। वैल्यू पुट करके देख लो कोई भी।
देन 100 e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2, 0 से हाफ, तो बाहर तो आ गया 50 और e की पावर 1 और e की पावर 0 ये हो जाएगा आंसर। चेक करो भाई किसी को समझने में कोई दिक्कत। ओके तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। योर होमवर्क इज एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, फिर कल नेक्स्ट पढ़ा के मैं तुम्हें सीपीपी देता हूँ। योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट द एनसीईआरटी बुक। देन कल फिर मैं सीपीपी देता हूँ ये प्रॉपर्टी 8 कंप्लीट करने के बाद। प्रॉपर्टी 8 अभी थोड़ा सा पार्ट और बचा है, फिर हम कंप्लीट करके फिर देखते हैं। ठीक है, so this is it. So bye bye, take care all of you. I'll meet you tomorrow at same time.